लिखने को दिया था, किसने लिखा उसको? एक ने लिख कर दिखाया है, मिस्टर धतरीत सिंह ने थोड़ा सा प्रयास किया है, लेकिन चूंकि टॉपिक जनरल है, आंसरिंग तो करनी ही करनी है वहां पर, तो उसमें बेसिक सारी चीजें सिस्टमेटिकली आ जानी चाहिए। लिखा किसी और ने, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। देखिए सवाल अक्सर आते रहते हैं, इस पर आपको लिखने से ही उसे क्वालिटी बढ़ने वाली है। लगता है इसमें कुछ बहुत ज़्यादा लिखने को नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इन्होंने एक एफर्ट कल किया, तभी उसमें कई चीज़ें मिस कर गई थी। अब सेकेंड टाइम वो लिखेंगे तो सारा चीज़ रिफाइंड ढंग से आ जाएगा। तो कल जो हम लोगों ने क्लास थोड़ा बहुत किया था, उसमें से एक आध लोग शायद अभी नहीं थे। दैट इज, अब हम लोग स्टार्ट करना है सीआरपीसी सेक्शन 2 से। तो सबसे पहला टॉपिक आपका था कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस। तो सीआरपीसी में जो है ऑफेंसेस को कई कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, जैसे आपका बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, समन केस, वारंट केस, कंपाउंडेबल केसेस एंड नॉन कंपाउंडेबल, फिर आपका प्ली बार्गेनिंग, और फिर कुछ कैटेगराइज हम लोगों ने किया था कि लेस देन 7 इयर्स अरेस्ट वाले, लेस देन 7 इयर्स एंड अबव 7 इयर्स। तो ये कैटेगराइजेशन करने के पहले का उद्देश्य जो आपका सीआरपीसी में है, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ केस पर डिफरेंट प्रोसीजरल लॉज अप्लाई होते हैं अकॉर्डिंग टू द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस। ऑफेंस के, अपराध के गंभीरता के आधार पर ही उस पर कौन सा प्रक्रिया लागू होगा, ट्रायल का कौन सा प्रोसीजर लागू होगा, उसको कितनी सजा मिलेगी, और उसका ट्रायल कौन करेगा, उसका विचारण कौन करेगा, ये सारी बातें डिसाइड होती हैं। तो मैंने कल बताया था कि शॉर्ट नोट्स अगर इस पर टाइप का आता है कुछ, तो थोड़ा सा आपको उस पर बैकग्राउंड लिखना चाहिए कि वाई दिस कैटेगराइजेशन। उसके बाद फिर आप उसका जो भी लिखना है फीचर्स लिखिए आप। तो बेलेबल, और फिर मैंने आपको सारे सेक्शन दिखा दिए थे, सेक्शन 2A, सेक्शन 2C, और जिस जिस जहां जहां पर आपका है वो प्ली बार्गेनिंग कौन सेक्शन है, कंपाउंडेबल कौन सेक्शन है, लेस देन 7 इयर्स वाले में कौन सेक्शन लागू होगा। तो यही सेक्शन आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी करना है ये। तो मेरे ख्याल से कल थोड़ा बहुत आप लोग कल रिवाइज किया होगा, तो सारी बातें आपको याद हो गई होंगी ये। अब जरा एक सवाल बताइए जरा, तो जो ऑफेंसेस आईपीसी में नहीं दिए हुए हैं, वो कैसे डिसाइड हुआ कि वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है? आपके सीआरपीसी में दिया हुआ फर्स्ट शेड्यूल, जिसमें लिखा हुआ है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल होगा, कौन सा नॉन बेलेबल होगा, अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा वो। तो आईपीसी में जो भी ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल की कैटेगरी में आते हैं कि नॉन बेलेबल की कैटेगरी में आते हैं, दैट इज गिवन इन द फर्स्ट शेड्यूल। लेकिन जो अन्य ऑफेंसेस है, SC/ST एक्ट में है, NSA में है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में है, गुंडा एक्ट में है, इनमें जो अपराध दिए हुए हैं वो कैसे बता रहा है कि वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है? वो बता सकता है? नहीं तो बताइए, एग्जैक्ट बताइए। नहीं तो आपने जनरल बता दिया कि भाई ग्रेविटी है ये, जैसे आपका 302 लिखा हुआ है बेलेबल, नॉन बेलेबल बेलेबल लिखा है, नॉन बेलेबल लिखा हुआ है शेड्यूल 1 में, चोरी के बारे में लिखा हुआ है, हर एक के बारे में लिखा है कि बेलेबल है कि नॉन, स्पेसिफाई कर रखा है। तो कैसे कहेंगे? केवल तो जनरलाइजेशन है कि ग्रेविटी पर, किसको ग्रेविटी मानेंगे? ऐसा कोई फिक्स लॉ है?
व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड अ केस टू बी बेलेबल और नॉन बेलेबल? उस एक्ट में मान लीजिए दिया हुआ, उस एक्ट में अगर नहीं दिया हुआ है, अगर उस एक्ट में आपका नहीं दिया हुआ है, सेक्शन 2A में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 2A में आपका बेलेबल ऑफेंस का जिक्र है। तो एक बात आपने ठीक बताया, सेक्शन 2A में बेलेबल मीन्स an offense which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable means any other offense. अकॉर्डिंग सेक्शन 2A में लिखा हुआ है कि फर्स्ट शेड्यूल में जिसको बेलेबल बताया गया वो बेलेबल होगा, या फिर इन एनी अदर लॉ, किसी अदर लॉ में डिसाइडेड है, जैसे मान SC/ST एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है तो बेलेबल है तो बेलेबल होगा, और इसके अलावा जितने भी ऑफेंसेज होंगे वो नॉन बेलेबल होंगे एज पर सेक्शन 2A। लेकिन जो फर्स्ट शेड्यूल है आपका वो आईपीसी के लिए है, आईपीसी के ऑफेंस डिसाइड करता है, तो आईपीसी के बारे में तो लिख दिया है, लेकिन बाकी जो अन्य लॉ में है, अन्य विधियों में कोई ऑफेंस अगर है, SC/ST एक्ट मान लीजिए है, गुंडा एक्ट है, तो अगर उस लॉ में लिखा हुआ है कि वो बेलेबल है तब बेलेबल होगा। मान लीजिए कि उस लॉ में लिखा ही नहीं है, कोई ऐसा ऑफेंस है जो आईपीसी का नहीं है, किसी दूसरे एक्ट से ऑफेंस बना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, कंपनी एक्ट में, SC/ST एक्ट में, बट दैट एक्ट डज नॉट डिफाइन दैट ऑफेंस इनटू बेलेबल नॉन बेलेबल। उस एक्ट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि वो बेलेबल है कि नॉन, तब कैसे डिसाइड करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है आपका? ये फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है वही माना जाएगा, बट फर्स्ट शेड्यूल पे आईपीसी के लिए है, दूसरे लॉ का है तो उस लॉ में जैसा लिखा होगा, ना वो ऑफेंस आईपीसी का है और दूसरे एक्ट में लिखा हुआ है, तो लेकिन दूसरे एक्ट में ये बताया दर्शाया नहीं गया है कि दैट पर्टिकुलर ऑफेंस इज बेलेबल, देन हाउ विल डिसाइड। एक क्वेश्चन आपका अक्सर फिर एक ही बात रिपीट कर रहे हैं आप लोग, ग्रेविटी से क्या मतलब है? ये तो जनरल चीजें लिखनी है, वो ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। अगर ग्रेविटी की बात होती तो फिर आपके फर्स्ट शेड्यूल में क्यों डिसाइड लिखा होता है कि भाई चीटिंग जो है बेलेबल है, ये बेलेबल, हर एक ऑफेंस के बारे में कैटेगराइज कर रखा है। ग्रेविटी के बारे में तो फिर वकील भिड़ जाएंगे, एक वकील कहेगा तो ग्रेविटी नहीं है, दूसरा कहेगा नहीं ग्रेविटी है, क्योंकि बेलेबल होने का कुछ मतलब है। बेलेबल मीन्स यू हैव अ राइट टू गेट बेल, और नॉन बेलेबल में अथॉरिटीज डिसाइड करेंगे कि आपको बेल दिया जाए कि ना दिया जाए। फिर वही बात, गेस वर्क, नेवर डू द गेस वर्क। फर्स्ट शेड्यूल देखिए तो फर्स्ट शेड्यूल का फर्स्ट बैलेट खोलिए और फर्स्ट शेड्यूल के एंड में आइए, फर्स्ट शेड्यूल का लास्ट में देखिए एकदम, व्हाट इज गिवन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। कुछ मिला? क्या लिखा क्या है ये बताइए। हाउ यू विल डिसाइड दैट ऑफेंस, एन ऑफेंस which is not provided in IPC, neither it is categorized as bailable or non-bailable in the that particular act। जैसे आपका सेक्शन 4 है सीआरपीसी का, सेक्शन 4 सीआरपीसी क्या है? सेक्शन 4 सीआरपीसी ये है कि सीआरपीसी उन अपराधों पर लागू होगा जो कि आईपीसी में है। अगर किसी ने कोई अपराध किया है, उस पर आईपीसी का चार्ज लगा है, देन सीआरपीसी विल अप्लाई। सेक्शन 4(1)(a) जो आपका है 4(1), और सेक्शन 4(2) आपका है अगर किसी दूसरे एक्ट का अपराध है, SC/ST एक्ट का है, तो जो प्रक्रिया उस SC/ST एक्ट में लिखा हुआ है वो प्रक्रिया लागू होगी उस पर। लेकिन अगर कोई प्रक्रिया नहीं दे रखा है उस एक्ट में,
तो फिर सीआरपीसी लागू होगा। ये लिखा हुआ आपका सेक्शन 4 में। तो सेक्शन 4 ने बता दिया है आईपीसी पर सीआरपीसी लागू होगा। अन्य एक्ट अधिनियम है उन पर जो लॉ लगा हुआ है, अन्य अधिनियम में जो अपराध बना हुआ है उस पर वह प्रक्रिया लागू होगी जो प्रक्रिया उस एक्ट में दिया हुआ है। लेकिन अगर उस एक्ट में कोई प्रक्रिया नहीं दे रखी है, प्रोसीजर नहीं दे रखा है कि ट्रायल की प्रक्रिया क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन कौन होगा करेगा, तो सेक्शन 4(2) ऑफ सीआरपीसी से देन सीआरपीसी विल अप्लाई। तो क्लियर कर दिया है आईपीसी पर क्या लागू होगा, अन्य अपराधों पर क्या लागू होगा। वैसे ही आईपीसी बेलेबल में, आईपीसी का कोई अपराध बेलेबल में आता है कि नॉन बेलेबल आता है, दैट इज गिवन इन फर्स्ट शेड्यूल, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी दूसरे एक्ट का है, SC/ST एक्ट का है, तो जैसा बताया गया है उस अपराध को उस एक्ट में कि बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, दैट विल अप्लाई, वो माना जाएगा। लेकिन अगर उस एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि दिस ऑफेंस इज बेलेबल और नॉन बेलेबल, देन हाउ विल डिसाइड इट इज बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेयर एक्ट के एंड में जाइए ना, फर्स्ट शेड्यूल का जो बेयर एक्ट जो आपके पास है उसका फर्स्ट शेड्यूल, उसके एंड में क्या लिखा हुआ है, खोलिए देखकर बताइए। सीआरपीसी का आपका बेयर एक्ट होगा तो बेयर एक्ट के एंड में जाइए फर्स्ट शेड्यूल के। इसका तो नहीं ध्यान दे रहे हैं आप लोग। फर्स्ट शेड्यूल के एंड में जाइए। फर्स्ट शेड्यूल के एंड में जाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज, क्लियर कट लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में ही। आफ्टर चैप्टर 23 सेक्शन 511 के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज, ऑफेंस कैटेगरी क्या लिखा हुआ है, ए पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और पनिशमेंट फॉर मोर देन 7 years। क्या कैटेगरी होगी, कॉग्निजेबल होगी और नॉन बेलेबल होगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 3 years but not more than 7 years, then cognizable and non-bailable, less than 3 years non-cognizable and bailable। तो क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है, बताइए कोई, या बेरेक नहीं आप लोगों के पास। उसमें कैटेगरी दिया हुआ है कि अगर अगर किसी अपराध में, जिस अपराध में सजा 3 साल से ज्यादा होगी वो होगा नॉन बेलेबल, और जिसमें 3 साल से कम होगी वो बेलेबल होगा। तो ये क्राइटेरिया है फॉर अदर लॉज। तो कोई भी अपराध अगर आईपीसी का है तो फर्स्ट शेड्यूल डिसाइड, कोई अपराध अगर दूसरे एक्ट का है तो उस एक्ट में जो क्राइटेरिया बना हुआ है, भले ही सजा उसमें 1 साल की हो लेकिन लिखा हुआ है कि नॉन बेलेबल होगा तो नॉन बेलेबल माना जाएगा। लेकिन अगर दूसरे एक्ट में कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, देन अगेन यू विल गो टू द फर्स्ट शेड्यूल एट द एंड, जिसमें लिखा हुआ है अगर किसी अपराध में 3 साल से ज्यादा की सजा है तब वह नॉन बेलेबल कैटेगरी में आएगा, और अगर किसी में सजा 3 साल से कम का है तो वह बेलेबल की कैटेगरी में। दिस इज द आंसर। क्लियर है सबको ये, जिसमें सजा 3 साल से ज्यादा होगी वो नॉन बेलेबल होगा, और जिसमें सजा 3 साल से कम की होगी वो बेलेबल होगा। अब जरा ऐसी जगह कॉग्निजेबल ऑफेंस पे आइए, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2C, उसमें क्या क्राइटेरिया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या क्राइटेरिया है,
कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी यही क्राइटेरिया है कि कोई अपराध कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल कब होगा, जैसा कि डिस्क्राइब्ड है फर्स्ट शेड्यूल में। पहले अनुसूची में जो दिया हुआ है वही डिसाइड करेगा कि वेदर इट इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय अपराध है कि असंज्ञेय अपराध है, पहली अनुसूची डिसाइड करेगी। दूसरे लॉ का है तो जैसा दूसरे विधि में दिया होगा, अगर कोई अपराध दूसरे एक्ट से डिफाइन हो रहा है जैसे SC/ST एक्ट, तो जैसा उसमें दिया होगा दैट विल डिसाइड, बट दैट ऑफेंस इज नाइदर इन IPC nor has been categorized in that particular law, then again सेम प्रिंसिपल आपका जो एंड में लिखा हुआ है, अगर 3 साल से ज्यादा की सजा है तो वह संज्ञेय अपराध होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। 3 साल से कम का है तो वह नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। क्लियर है बात ये? तो अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, वहां थोड़ा सा आप गड़बड़ा के प्रीलिम्स का सवाल आप गलत करते हैं। तो जब बेलेबल नॉन बेलेबल की बात आएगी, जब आप लिखेंगे शॉर्ट नोट्स, उसमें ये बात जिक्र करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका आंसर थोड़ा सा बढ़ेगा। तो मैं आपको क्लास के एंड में बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखाऊंगा, तो उसी ढंग से ही आपको शॉर्ट नोट्स को लिखना है। क्लियर है ये? और समन केस और वारंट केस क्या है? वारंट केस एंड समन केस, वारंट केस की परिभाषा क्या है, किस सेक्शन में है वारंट केस? समन केस और वारंट केस की परिभाषा क्या है? टू एक्स में क्या है? Warrant case means a case relating to an offence punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for term exceeding 2 years। अर्थात जिसमें सजा 2 साल से ज्यादा का है, दैट विल बी अ वारंट केस एज पर 2X। इसमें फर्स्ट शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल कैटेगराइजेशन नहीं है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस will be decided as prescribed in the first schedule। ठीक, बट समन केस वारंट केस कंटेक्स्ट में नहीं है। वारंट केस का मतलब है जिस ऑफेंस में सजा 2 साल से ज्यादा का है, दैट विल बी अ वारंट केस। और जो वारंट केस नहीं है वो समन केस है। समन केस डिफाइंड ऐसे है, अ केस विच इज नॉट अ वारंट केस इज समन केस। ठीक, अब IPC की बात हो गई, CRPC अप्लाई होता है IPC पर, तो कोई अपराध समन केस माना जाएगा कि वारंट केस माना जाएगा जो किसी दूसरे एक्ट से है। अगर किसी दूसरे अधिनियम से कोई अपराध घोषित हुआ है, तो हाउ यू विल डिसाइड दैट केस इज अ समन केस और वारंट केस? जैसे SC/ST एक्ट है तो सिंपली उसमें सेक्शन 4 लग जाएगा। समन केस है कि वारंट केस है, जैसा कि उस एक्ट में दिया होगा। अगर किसी अपराध को वारंट केस समन केस डिसाइड बता रखा है उस वाद में, उस एक्ट में, तो अप्लाई होगा। अगर नहीं डिफाइंड है तो यही आपका सेक्शन 2X। मतलब कोई भी अपराध जिसमें की सजा 2 साल से ज्यादा की, दैट विल बी अ वारंट केस अनलेस एंड अनटिल हैज बीन डिफाइंड अदरवाइज इन दूसरे एक्ट्स में। हालांकि दूसरे एक्ट्स में कैटेगराइजेशन नहीं होता है कि वारंट केस है क्या है, ये ट्रायल के बाद जरूर होती है। लेकिन आपके लिए जानना यह है कि वारंट केस वो है जिसमें कि सजा 2 साल से ज्यादा का है।
और दूसरा एक्ट कोई अपराध ऐसा है कि दूसरे अधिनियम से निर्धारित होना है उसको, एज पर एनी अदर लॉ देन आईपीसी, तो जैसा कैटेगराइजेशन उस एक्ट में लिखा हुआ है कि ये अपराध वारंट केस होगा या समन केस होगा, तो वही माना जाए, क्योंकि सेक्शन 4 आपको यही कहता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर विल अप्लाई एज पर दैट लॉ, और उसमें डिफाइंड नहीं है तो सीआरपीसी अप्लाई होगा। तो सीआरपीसी में क्लियर कट है कि 2 साल से ज्यादा। तो बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड समन केस और वारंट केस, ये 3 बेसिक कैटेगराइजेशन है अपन ऑफेंसेस का, और इसका उद्देश्य अलग अलग है। बेलेबल नॉन बेलेबल का पर्पस ये हो जाता है कि बेलेबल ऑफेंस में यू हैव अ राइट टू गेट बेल, नॉन बेलेबल में द अथॉरिटीज डिसाइड, जो सक्षम अधिकारी है या न्यायालय है वो डिसाइड करता है कि आपको बेल दिया जाए कि ना दिया जाए। ऐसा नहीं कि उसमें बेल का राइट आपको नहीं है। समन केस और वारंट केस में क्या है? समन केस और वारंट केस का बेसिक पर्पस है कि कौन सा ट्रायल होगा। समन केस कैटेगरी का है कि वारंट केस ही कैटेगरी का है, विचारण जो ट्रायल का प्रोसीजर है, जो कल बताया था मैंने, क्योंकि वारंट केसेस का ट्रायल का प्रोसीजर डिफरेंट है, समन केस का ट्रायल का प्रोसीजर डिफरेंट है। प्लस सेक्शन 204 में आइए तो सेक्शन 204, कल सारे सेक्शंस लिखाए थे, उसे मैंने बताया था आपको। ये सेक्शन 204, जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है कि उसके खिलाफ, अपराधी के खिलाफ जब प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो एक सवाल लिखिए, तो एक प्रश्न लिखिए, पहले ही मैं लिखाया हुआ है, व्हेन डज एन एक्यूज्ड गेट्स राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स। कोई भी अपराधी, कोई भी आरोपी को प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार कब मिलता है? फर्स्ट पॉइंट। ड्यूरिंग टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 190। पहला ऑप्शन है धारा 190 में, जब मजिस्ट्रेट संज्ञान लेना की कार्रवाई करता है। दूसरा, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण के समय। तीसरा, when he gets direction under section 204, जब आरोपी को कोई निर्देश मिलता है धारा 204 के अंतर्गत। और तीसरा, ऑल द अबव, हर स्टेज पर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बताइए। प्रश्न यह है कि कब पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है उसको, मतलब सेक्शन 204। तो सेक्शन 204 का महत्व है, जब तक
आरोपी को सेक्शन 204 में निर्देश नहीं मिलता है, तब तक उसको राइट अधिकार नहीं मिलता है कि वह प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करे। सेक्शन 204 में क्या है? इशुएंस ऑफ प्रोसेस। उस धारा 204 में मजिस्ट्रेट समन या वारंट इशू करता है कि आप आइए और कोर्ट में अपनी बातें बताइए। और जो कैटेगराइजेशन है समन केस और वारंट केस का, समन केस में समन इशू होगा और वारंट केस में वारंट भी इशू हो सकता है। तो वारंट में भी इशूड पहले इंस्टांस में, समन्स केस में पहले समन ही इशू होगा, वारंट केस में पहली बार में ही वारंट इशू हो सकता है। मतलब वारंट केस में भी चाहे तो वारंट इशू करे कोर्ट, समन इशू करे टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। संज्ञान लेने के बाद जब प्रोसीडिंग न्यायालय में स्टार्ट होती है तो आरोपी को न्यायालय में बुलाया जाता है। तो न्यायालय में बुलाने के लिए कोर्ट समन इशू जारी करता है और पुलिस को लेकर जाती है और बताती है भाई आपका समन आया, आपके कोर्ट में आके बताइए। तो समन केस में हमेशा समन ही इशू होगा पहले, वारंट नहीं इशू होगा। लेकिन वारंट केस में पहली बार में ही वारंट भी इशू हो सकता है और समन भी इशू हो सकता है। वारंट मतलब पुलिस अरेस्ट करके ले आती है, समन है पुलिस अरेस्ट करके नहीं लाएगी, कोर्ट के सामने पेश होगा समन में, जैसे भी जो कोर्ट कार्रवाई करे। इसलिए आपके डिफरेंसेस हैं, ये कैटेगराइजेशन है आपका। इंपॉर्टेंस है इनका, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वारंट केस, समन केस। और कल जैसे मैंने आपको बताया था कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या महत्व है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर होती है सेक्शन 154 में, और कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर होगी। उसका अर्थ ये है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी मिल जाती है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। तो अगर कोई मसला कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसका एफआईआर दर्ज होना जरूरी है। एफआईआर दर्ज होना जरूरी है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार मिल जाता है, ड्यूटी होती है। अब उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट करना पुलिस की ड्यूटी है। इसलिए एफआईआर नहीं लिखते हैं सब वो, क्योंकि काम करना पड़ जाएगा। और उसके साथ साथ पुलिस विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकती है, जो डिफाइन कर रखा है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का बेसिक डिफरेंस है, बेसिक पर्पस है उसका। लेकिन आंसरिंग जो शॉर्ट नोट्स लिखना थोड़ा सा आपको ढांचे रख ले ताकि सारी बातें आ सकें, वो लिखाऊंगा मैं आपको एंड में अभी। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है, असंज्ञेय अपराध में क्या है, उसमें एफआईआर नहीं ली जाती है। उसमें 155 धारा 155 में एनसीआर एक रिपोर्ट लिखी जाती है, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, पुलिस अन्वेषण नहीं कर सकती जब तक कि मजिस्ट्रेट आदेश न करे। बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्वेषण नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं हो सकता है। और तीसरा, पुलिस को बिना वारंट के अरेस्ट करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। वारंट मतलब जब तक मजिस्ट्रेट आदेशित नहीं करेगा। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो 154 में है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की प्रक्रिया आपका 155 में है। ये कितना डिफरेंस है? 155 में आपका एनसीआर लिखा जाएगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट लिखी जाएगी, जिसमें पुलिस को अन्वेषण करने का कोई अधिकार नहीं अनलेस मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स। पुलिस को बिना वारंट के अरेस्ट करने का अधिकार नहीं है। ये प्रक्रिया आपकी है, ये इसलिए डिफरेंसेस है आपका। अब एक परिस्थिति ऐसी आती है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा
अपराध हुआ है, एक ऐसी घटना घटी है जिसमें कि कुछ कृत्य, कुछ एक्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, संज्ञेय अपराध हैं, और कुछ जो है असंज्ञेय अपराध हैं, उसमें क्या होगा? उसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? उसमें उसको क्या माना जाएगा? तो ऐसा कोई कृत्य, ऐसी घटना जिसमें कि संज्ञेय अपराध भी हैं और असंज्ञेय अपराध भी हैं, तो उस परिस्थिति को उसे संज्ञेय अपराध मानकर ही सारी कार्रवाइयां होंगी, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस मानकर ही पूरे सिस्टम को आगे कार्रवाई होंगी। मतलब पुलिस अरेस्ट कर सकती है, पुलिस को इन्वेस्ट करना जरूरी है, ये सारी बातें। तो देयर is categorization of offenses between bailable, non-bailable. There is cognizable, non-cognizable, and summon and warrant case. इनके डेफिनेशन, इनके सेक्शंस शेड्यूल 1 में किस ढंग से डिफाइंड है, अदर लॉज के संबंध में क्या है, इनका पर्पस क्या है, और कैटेगराइजेशन क्यों किया गया है, ये सारी बातें आपके शॉर्ट नोट्स में आनी चाहिए विद सर्टेन केस लॉ। तो थोड़ा सा मैं आपको लिखाऊंगा तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। अब जरा एक टॉपिक जब इसके साथ ही चल रहा है डेफिनेशन क्लॉज में ही, तो लिखिए जरा, तो कॉग्निजेंस, संज्ञान, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निजेंस, एंड डिफाइन, एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। संज्ञान क्या है, इसको परिभाषित करिए, और इसका महत्व क्या है। कॉग्निजेंस का लिटरल मीनिंग क्या है, जो उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना, किसी चीज का नोटिस लेना। कोई संज्ञान लेते हैं कि भाई मान लीजिए कि आपने घर में कुछ किया, तो आपके पिताजी ने एक संज्ञान ले लिया, या आपके पिताजी के संज्ञान में है, या आपके पिताजी के नॉलेज में है, ये पिताजी के संज्ञान, आपके संज्ञान में है कि आप क्लास करते हैं, या आप रात में आज घूमने जाना है आपको। तो जो शाब्दिक अर्थ उसका यह है कि संज्ञान मतलब इट इज इन द नॉलेज ऑफ, किसी चीज का नोटिस लेना, ये तो शाब्दिक अर्थ है। लेकिन सीआरपीसी के पर्पज से और लीगल शब्द के पर्पज से व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निजेंस, और क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ की जो दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप है, जिसे मैंने पहले बताया था आपको कि सीआरपीसी आपके स्टेप्स में है। पहला स्टेप क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप क्या है? इनिशिएशन ऑफ द क्राइम, जो अपराध है उसका घटित होना। और क्रिमिनल लॉ आपका मोशन में कब आता है? माने कोई घटना घटती है तो आपराधिक कानून हरकत में कब आता है, एक्शन में कब आता है? जब उसकी एफआईआर लिखी जाए सेक्शन 154 में, या फिर सेक्शन 200 में आप कंप्लेंट करते हैं, परिवाद करते लिखते हैं। सेक्शन 154 में जब एफआईआर लिखेगी तो इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण होगा। अन्वेषण मतलब कलेक्शन ऑफ एविडेंस, अभी हम उस पर भी आएंगे। साक्ष्यों का एकत्रित करना, और उसके बाद पुलिस रिपोर्ट, पुलिस अपनी रिपोर्ट बनाती है 173(2) में। ये पहला चरण है, क्रिमिनल प्रोसीजर कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप इज टेकिंग कॉग्निजेंस, धारा 190 190 सेकेंड स्टेज है। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप इज
जो सेकंड स्टेप से हम लोग कह रहे हैं स्टेप, कॉग्निजेंस, टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस, अपराध का संज्ञान लिया जाना, सेक्शन 190। खोल के देखिए जरा तो, सेक्शन 190 में क्या है? सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस की बात की गई है। तो इसी को कह रहे हैं कि किसको कॉग्निजेंस कहेंगे आप? कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अलग इशू है, लेकिन आप कॉग्निजेंस की बात क्या करेंगे? तो पहली चीज, संज्ञान का महत्व ये, सेक्शन 190 का महत्व ये है कि अगर मजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट आती है या कंप्लेंट आती है, अगर वहीं पर संज्ञान नहीं लिया, मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया, तो वहीं पर मुकदमा क्लोज। चाहे कितनी बड़ी भी चार्जशीट पुलिस ने लगाई हो, आपने कंप्लेंट में कितने भी अपराध बताए हों, कितने भी एविडेंस लिए हों, अगर मजिस्ट्रेट ने 190 में संज्ञान नहीं लिया, कॉग्निजेंस नहीं लिया, तो वहीं पर केस खत्म। और पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा कि कोई अपराध नहीं हुआ है, लेकिन तब भी उस घटना का संज्ञान लेकर कार्रवाई आगे स्टार्ट कर सकता है 190 में मजिस्ट्रेट, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है वो। कॉग्निजेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। देन व्हाट इज कॉग्निजेंस, ये आपको जानना है। तो पहले तो धारा 190 खोलिए, तो सेक्शन 190, सेक्शन 190, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय ए मजिस्ट्रेट का शीर्षक क्या है? मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लिया जाना। अपराध का संज्ञान, अपराधी का नहीं। तो पहला मुद्दा यहाँ पर आता है कि कॉग्निजेंस इज ऑलवेज टेकन ऑफ द ऑफेंस। अपराध का संज्ञान लिया जाता है। पुलिस रिपोर्ट आई, उसने चार्जशीट लगाई, या मान लिया कि चार्जशीट लगाई और 5 लोगों का नाम दिया चार्जशीट में, लेकिन कोर्ट को लगा कि भाई इन 5 ने नहीं किया हुआ है, तब भी वो कह सकता है कि अपराध हुआ है। हत्या हो जाती है, कोई पकड़ में नहीं आता है, वो भी संज्ञान लिया जाता है। अपराधी नहीं कौन है ये नहीं क्लियर है, लेकिन अपराध हुआ, इसका संज्ञान लिया जाता है। ठीक, और ले कौन सकता है? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, ये बात लिख लीजिए। संज्ञान हमेशा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है, डिफाइन कॉग्निजेंस। अपराध का संज्ञान लिया जाता है, और संज्ञान हमेशा मजिस्ट्रेट लेता है। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। सेशन कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है। सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज, आपका सेशन जज संज्ञान नहीं लेता है जब तक कि ऑथराइज ना हो किसी चीज में। तो एक आदि मुकदमे है जहां पर वो संज्ञान लेता है। भले ही ट्रायल करेगा सेशन न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट जज भले ही ट्रायल विचारण वही करेगा, लेकिन संज्ञान लेने का काम मजिस्ट्रेट का है। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, सेक्शन 190 में। और एक और बात इसमें यह है कि संज्ञान मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कब लेकर लेगा? सेक्शन 192 क्लॉज 2 देखिए तो, 192, 192 देखिए। द चीफ जुडिशियल मे एम्पावर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस विद इन हिज कॉम्पिटेंस। मतलब बेसिक नियम यह है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ही संज्ञान लेगा। मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास भी संज्ञान ले सकता है, लेकिन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल ऑथराइज। तो 190 में फुल क्वेश्चन आता है आपका। तो पहली चीज, संज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध से ये भिन्न चीज है। सेक्शन 190 में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। और कॉग्निजेंस हमेशा मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास लेगा या सेकंड क्लास लेगा?
सेकंड क्लास के लिए शर्त यह है कि सीजेएम उसको ऑथराइज करेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल ऑथराइज हिम। तीसरी बात यह है संज्ञान किस किस चीज का होगा। तो पहला क्या है, कंप्लेंट केस में, परिवाद में सेक्शन 200, कोई मुकदमा मजिस्ट्रेट के पास परिवाद कंप्लेंट पर आया है, सेक्शन 200। दूसरा, पुलिस रिपोर्ट पर, मतलब पुलिस रिपोर्ट पर आने का मतलब यह है कि उस केस में एफआईआर हुई है, एफआईआर हुई है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है और अपनी रिपोर्ट पेश की है धारा 173(2) में, जो बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। और उसने पुलिस रिपोर्ट में उसने चार्जशीट लगाई है, एफआईआर होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा और पुलिस रिपोर्ट पेश होगी। पुलिस रिपोर्ट जो है चार्जशीट भी हो सकती है और फाइनल रिपोर्ट भी हो सकती है। तो अब पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है, तब मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है। इसका उद्देश्य यह है कि आप देखेंगे आगे जब ट्रायल आएगा, विचारण आएगा, तो बकायदा वारंट केसेस में कोई ट्रायल पुलिस रिपोर्ट पर है कि कोई ट्रायल अदरवाइज, मतलब पुलिस रिपोर्ट के अलावा, मतलब कंप्लेंट केस पर है, इनके ट्रायल की प्रक्रिया अलग है। तीसरा क्या है, अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, अगर किसी अपराध की सूचना मजिस्ट्रेट को मिलती है पुलिस अधिकारी के अलावा, तो उस पर भी वह संज्ञान ले सकता है, या फिर अपॉन हिज ओन नॉलेज, सो मोटो। मतलब 4 परिस्थितियों में संज्ञान लेने का अधिकार मजिस्ट्रेट को है। पहला, कंप्लेंट केस पर, जो धारा 200 में आती है, और कंप्लेंट केस क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, वो अलग है। दूसरा क्या है, ऑन पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट का मतलब यह है कि उसमें एफआईआर भी होगी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, मतलब पुलिस केस है, वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है और एक रिपोर्ट पेश की है, चार्जशीट की चाहे फाइनल रिपोर्ट की। तीसरा है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना दिया जाना, एक्सेप्ट पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी के सूचना पर नहीं, किसी अन्य व्यक्ति ने कोई सूचना दिया हो कि यहाँ पर ऐसा ऐसा अपराध हुआ है, तो उसका संज्ञान लेना। चौथा है स्वयं, आप मान लीजिए कहीं पर जा रहे हैं अपने घर से न्यायालय, रास्ते में देखा कि आपने देखा कि हत्या हो रही है, तो गोली मार के लोग भाग रहे हैं, तो आपका अपना नॉलेज हो गया, ये आपने संज्ञान ले लिया कि भाई ऐसे ऐसे घटना हुई है, ये अपराध यहाँ पर हुआ है। तो 4 कैटेगरीज हैं टू टू से टेक कॉग्निजेंस। तो संज्ञान 190 में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। संज्ञान अपराध क्या लिया जाता है, संज्ञान केवल मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास लेगा और सेकंड क्लास लेगा। सेकंड क्लास के लिए सीजेएम ऑथराइज करता है और संज्ञान 4 परिस्थितियों में लिया जाता है। तो ये तो हो गया आपका संज्ञान। बट व्हाट इज संज्ञान, व्हाट इज कॉग्निजेंस, ये हम लोग का इशू था। इंपॉर्टेंस आपने जान लिया क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन आखिर कॉग्निजेंस है क्या। तो लिखिए, मैं आपको लिखा दे रहा हूं। कॉग्निजेंस मीन्स नॉलेज और टेकिंग नोटिस ऑफ एनीथिंग। संज्ञान का शाब्दिक अर्थ है किसी का ज्ञान होना या उसका नोटिस लेना। फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लिए कॉग्निजेंस हैज नो वेयर बीन डिफाइंड इन द कोड। इन सीआरपीसी कॉग्निजेंस हैज नो वेयर डिफाइंड। सीआरपीसी में कॉग्निजेंस की कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई है। बट
It has been finally decided and defined by the Supreme Court what is cognizance. And cognizance means taking judicial notice with intention to initiate judicial proceedings. दो ऐसी की बातें हैं. Cognizance is taking of judicial notice or application of judicial mind with a purpose to initiate judicial proceeding. सीआरपीसी के संदर्भ में संज्ञान का तात्पर्य है न्यायिक बुद्धि का प्रयोग करना, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड with a purpose to initiate judicial proceeding. न्यायिक प्रक्रिया को प्रारंभ करने के उद्देश्य से एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड इज टेकिंग कॉग्निजेंस. क्लियर बात. एंड व्हाट इज कॉग्निजेंस and when the magistrate has taken to be cognizance depends on fact to fact. मजिस्ट्रेट का कौन सा कृत्य कॉग्निजेंस की श्रेणी में आएगा, ये हर परिस्थिति को देखकर ही डिसाइड होगा. तो कॉग्निजेंस इज taking of judicial is application of judicial mind with a purpose, with an intention to initiate judicial proceeding. ये की चीजें हैं. एप्लीकेशन जुडिशियल माइंड विद इंटेंशन टू इनिशिएट जुडिशियल प्रोसीडिंग. और हार्ड एंड फास्ट कोई इसका एग्जाम्पल नहीं है कि ये है, यही चीज संज्ञान है. वो हर स्टेज पर हर कैसे भी कोई भी एक्शन कर दिया मजिस्ट्रेट ने क्योंकि लगा कि उसने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है और उद्देश्य इसका कि टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स. अगर मजिस्ट्रेट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है बट नॉट विद द पर्पस टू इनिशिएट जुडिशियल प्रोसीडिंग तो वो संज्ञान नहीं माना जाएगा 190 के उद्देश्य से. जैसे देखिए जरा तो 156(3) फॉर एग्जाम्पल इन 156 क्लॉज 3 156(3) में देखिए 156(3) में क्या है, द मजिस्ट्रेट डायरेक्ट्स फॉर इन्वेस्टिगेशन. मजिस्ट्रेट जो है वह अन्वेषण का निर्देश देता है 156(3) में. तो ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 इज नॉट कॉग्निजेंस, क्योंकि यहां उसने अपना आदेश दिया है, माइंड अप्लाई किया है अन्वेषण के उद्देश्य से, नॉट टू स्टार्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग. तो कॉग्निजेंस को आप डिफाइन करना है कि कॉग्निजेंस हैज बीन डिफाइंड as taking as application of judicial mind by the magistrate with an intention to initiate judicial proceeding. किसी अन्य कृत्य के लिए, किसी अन्य कार्य के लिए अगर उसने अपना दिमाग अप्लाई किया हुआ है तो वह नहीं माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 156(3) देखिए, दिस डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन तुलाराम केस. इन तुलाराम केस, in Tularam versus Kishore Singh. In Tularam versus Kishore Singh case, the Supreme Court has defined cognizance as application of judicial mind with intention to initiate judicial proceeding. Clear about definition? The bare minimum requirement of cognizance is that
The magistrate must ensure that the offence contains the basic ingredient of that particular offence. कॉग्निजेंस के लिए यह भी शर्त है कि मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि जिस अपराध का वह संज्ञान ले रहा है उस अपराध में उस अपराध के जो बेसिक तत्व आईपीसी में डिसाइडेड हैं। भाई मान लीजिए चोरी है तो चोरी में 5 एलिमेंट हैं। इंटेंशन टू डिसीव, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, टेकिंग अवे, मूविंग द ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द अदर पर्सन। तो जो चोरी के इंग्रेडिएंट हैं ये तो सुनिश्चित करना होगा। वो गलत है सही हो अलग बात है, प्रूव हो ना हो बात की बात है। अभी तो पहले अपराध के संज्ञान ले रहा है वो, बाद में भले ट्रायल चलेगा तो साबित हुआ कि नहीं ऐसा नहीं था, चोरी नहीं थी, वो तो अपनी चीज ले आ रहा था, वो तो अपनी वस्तु लेके जा रहा था। लेकिन कॉग्निजेंस का मतलब लेने का मतलब ये नहीं होता है कि मजिस्ट्रेट ने डिसाइड कर दिया कि यह व्यक्ति दोषी है। प्राइमा फेसी, बेसिकली प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया, लेकिन प्रथम दृष्टया ही अगर उसको लगता है कि इसमें चोरी के इंग्रेडिएंट नहीं तो संज्ञान कैसे लेगा वो? साबित ना साबित होना बाद की बात है। The basic requirement before taking of the cognizance is that magistrate must ensure that there are that offense contains the basic ingredients of that offense. तो कॉग्निजेंस डिफाइंड नहीं है। कॉग्निजेंस मतलब होता है कि ज्ञान में रहना, नोटिस लेना। सीआरपीसी में डिफाइंड नहीं है, लेकिन न्यायालय ने इसको डिफाइन कर दिया है। एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड विद इंटेंशन टू टेक with intention to initiate judicial proceedings। और अगर कोई कृत्य करता है लेकिन जुडिशियल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए नहीं है वो, तो वह कॉन्ग्निजेंस नहीं होगा फॉर पर्पज ऑफ सेक्शन 190। जैसे एग्जांपल मैंने दिया आपको 156(3) का। और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? मजिस्ट्रेट को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उस अपराध में उस अपराध के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो हैं। प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी, देन दिस इज कॉग्निजेंस। क्लियर बात? अच्छा, now the another feature of cognizance is that it is an act of functus functio। लिखिए तो FUNCTUS functus officio OFFICIO। इसका मतलब क्या हुआ? The act of taking cognizance is functus officio। इसका मतलब क्या हुआ? फंक्टस ऑफिशियो का मतलब क्या हुआ? द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निजेंस इज फंक्टस ऑफिशियो। इसका अर्थ यह होता है अगर एक बार संज्ञान ले लिया गया तो उस पर दोबारा कोई भी निर्णय नहीं होगा। वो मजिस्ट्रेट दोबारा उसको वापस नहीं ले सकता है। फंक्टस ऑफिशियो मीन्स once an action has been taken then it is final। the magistrate cannot take second decision on that। इसलिए संज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। once the decision of cognizance has been taken it becomes functus officio। वह मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस के अपने निर्णय पर दोबारा कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है कि हम रिव्यू करके इसको वापस ले लें चाहे कुछ और कर दें। वंस टेकन फाइनल है वो। क्लियर है? अब इसमें एक केस लॉ और लिख लीजिए तो
इन अदलता प्रसाद वर्सेस रूपलाल जिंदल, इन अदलता प्रसाद वर्सेस रूपलाल जिंदल, the Supreme Court held that the action of taking of cognizance is functus officio, मतलब once taken cannot be reversed by that magistrate, एक बार ले लिया तो वो फाइनल है वो। और एक और लिखिए केस लॉ, इन एस आर कुमार वर्सेस, इन एस आर सुकुमार वर्सेस सुनद रघुराम, सुनद रघुराम, the honorable Supreme Court held that with respect to section 200 CRPC, in which the procedure of complaint is given, there is no hard and fast rule that when we can say that cognizance has been taken by the magistrate. It will depend on facts of the case. And decide when the magistrate has taken the, when magistrate has applied his judicial mind to initiate proceedings. तो ये तीन केस लॉ, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कंप्लेंट केस में ही कि कब माना जाएगा, क्योंकि संज्ञान लिया जाता लिखता नहीं है। पुलिस रिपोर्ट में तो बकायदा मजिस्ट्रेट लिखता है कि संज्ञान लिया गया, जैसे ही चार्जशीट पुलिस रिपोर्ट पेश की जाती है मजिस्ट्रेट के सामने, ऊपर लिख दिया जाता है, वो मजिस्ट्रेट लिख देता है संज्ञान लिया गया, तो क्लियर हो गया वो। लेकिन जब कंप्लेंट केस जाता है सेक्शन 200 में, तो ऐसी कोई बात नहीं लिखती संज्ञान लिखा लिया जाता है। अब सेक्शन 200 में अगर आप कंप्लेंट कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट सामने पेश करता है, तो मान लीजिए कि इमीडिएटली उस कंप्लेंट को देखकर समन इशू कर दे 204 में, तो सेक्शन 204 में समन लेना ही कॉग्निजेंस लेना हो गया, संज्ञान लिखता नहीं है वो। लेकिन मानिए कंप्लेंट उसके पास गई, उसने कहा कि भाई जाके और एविडेंस लेकर आइए, तो आखिर सेक्शन 200 में ऑर्डर तो उसने फिर पास किया, बट नॉट विद द पर्पस टू इनिशिएट जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक प्रक्रिया को प्रारंभ करने के उद्देश्य से नहीं किया, तो संज्ञान अभी नहीं हुआ उसमें। हो सकता है सेक्शन 200 में वो किसी से कहे कि इन्वेस्टिगेट करिए, बंद करो इसको। सेक्शन 200 में वो कई बार पुलिस को कहता है कि भाई आप थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करिए, किसी प्राइवेट पर्सन से भी कहता है भाई इंक्वायरी करिए। तो कंप्लेंट केस के संदर्भ में सेक्शन 200 के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैक्ट टू फैक्ट डिसाइड होगा कि कब उसने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है विद पर्पस टू इनिशिएट प्रोसीडिंग। सिंपली आप शॉर्ट नोट्स में लिखने के पर्पज से है ये कॉग्निजेंस, तो आपका आंसर थोड़ा सा अच्छा लगे। तो एक प्रश्न आपका है, लिखिएगा तो राइट शॉर्ट नोट ऑन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। दूसरा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन समन केस एंड वारंट केस। और चौथा आपका है डिफाइन कॉग्निजेंस
एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। संज्ञान को परिभाषित करिए और यह बताइए कि आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया में इसका क्या महत्व है। ये जो 4 प्रश्न हैं, इन 4 प्रश्न में से मेरे ख्याल से एवरी ईयर 2 सवाल आपको प्रीलिम्स में आता है हमेशा, और 1 सवाल आपको मेन एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्जाम में सीआरपीसी होगा वो आएगा, चाहे पीओ का हो, चाहे पीसीएसजे का हो, चाहे एसजेएस का हो, चाहे कोई भी। अब सवाल तो यही आते हैं, जनरल आंसरिंग आप करके आते हैं, क्योंकि लगता है कि बेलेबल नॉन बेलेबल तो आराम से वहीं लिख ले जाएंगे, लेकिन जब सिस्टमेटिकली एक आधा लिख लो सारी बातें उसमें आ जाएंगी। तो इसकी आंसरिंग करिए, इन चारों का आंसर मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक। लेकिन पहले अगर आप लिखे रहेंगे तो आपको रिफाइन करने में आसानी होती है, अदरवाइज फिर चीजें आपकी भूल जाती हैं। चारों का आंसर लिखेंगे आप लोग इसका। अब आइए तो सेक्शन 2H, पहले सेक्शन 2D आइए। हाँ, पहले सेक्शन 2D में आइए। सेक्शन 2D, सेक्शन 2D क्या है? कंप्लेंट। क्रिमिनल एक्शन कभी भी मोशन में कब आता है? क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ मोशन में आपका आता है जब एफआईआर होती है, सेक्शन 154। एफआईआर होगी, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस रिपोर्ट करेगी, रिपोर्ट पेश करेगी, और मजिस्ट्रेट 190 में संज्ञान लेगा और 204 में समन या वारंट इशू करेगा। एक तरीका तो है एफआईआर लिखने के बाद। दूसरा संज्ञान है, क्या प्रोसीजर दिया हुआ है कोर्ट ने? सबसे पहला 190A में क्या है? 190(1)A में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 191A में कॉग्निजेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट, परिवाद। तो जो इंपॉर्टेंस एफआईआर का है वही इंपॉर्टेंस कंप्लेंट केस का है। कंप्लेंट प्राइवेट व्यक्ति सीधे मजिस्ट्रेट के सामने करता है, एफआईआर पुलिस में की जाती है। दोनों का पर्पज है, कंप्लेंट भी मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा और पुलिस एफआईआर लिखी जाएगी तो उसकी रिपोर्ट भी मजिस्ट्रेट के सामने जाएगी। तो ये दो प्रमुख तरह, और ट्रायल भी देखेंगे आप आगे कि ट्रायल इन कंप्लेंट केस, ट्रायल इन ये। तो जितना महत्वपूर्ण कंप्लेंट है उतना ही जितना महत्वपूर्ण एफआईआर है उतना ही कंप्लेंट केस है। क्योंकि कंप्लेंट, क्योंकि एफआईआर में पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है तो पुलिस से आप डरते हैं तो ज्यादा आपको महत्वपूर्ण लगता है। एफआईआर पुलिस के समक्ष इसलिए लिखी जाती है कि जो विक्टिम है, व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको अपराध हुआ है उसके सामने, उसके प्रति घटित हुआ है, लेकिन वह साक्ष्य एकत्रित करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ट्रायल तो मजिस्ट्रेट को करना है, सजा मजिस्ट्रेट को देना है, इसलिए वो एफआईआर करता है, पुलिस के सामने रिपोर्ट लिखाता है, ताकि पुलिस साक्ष्यों को एकत्रित करेगी। पुलिस की बकायदा पूरी मशीनरी है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। अभी हम इन्वेस्टिगेशन पर भी आएंगे। द इन्वेस्टिगेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ एविडेंस, साक्ष्यों को एकत्रित करके 190 में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी ताकि ट्रायल स्टार्ट हो और दोषी को दंडित किया जा सके। तो कंप्लेंट तो आपका एफआईआर तब लिखी जाती है जब विक्टिम, पीड़ित व्यक्ति सक्षम नहीं है एविडेंसेस को एकत्रित करने का। तो कलेक्शन एविडेंस कलेक्ट करे पुलिस, इसलिए एफआईआर लिखाता है ताकि जाके वो पेश करे। दूसरा तरीका ट्रायल, दोषी को दंडित कराने का जो दूसरा तरीका है दैट इज थ्रू कंप्लेंट।
कंप्लेंट एक व्यक्ति करता है डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, सीधे मैं कंप्लेंट के सामने मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट पेश करूंगा और ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो कंप्लेंट केस में एविडेंस जो देना होता है वह कंप्लेनेंट ही देता है, शिकायतकर्ता ही देता है पूरी सारे एविडेंसेस। एफआईआर में कलेक्शन ऑफ एविडेंस का दायित्व पुलिस का है। कंप्लेंट केस में कंप्लेंट करता है जब व्यक्ति, तो सारे एविडेंस खुद ही पेश करता है, सारे एविडेंसेस खुद ही पेश करता है। तो कंप्लेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सेक्शन 2D, सेक्शन 2D पर आइए। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। मतलब कंप्लेंट जो आपका है ओरली, मौखिक भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, लिखित तौर पर भी हो सकता है, बिफोर अ मजिस्ट्रेट। तो पहली चीज क्या है कंप्लेंट की? एनी एलिगेशन, कोई भी आरोप, चाहे मौखिक हो चाहे लिखित हो। देखिए बेर क्या लॉ में कोई भी सेक्शन पढ़ा जाता है हर चीज को ब्रेक कर करके। तो कंप्लेंट इज मेकिंग एलिगेशन, फर्स्ट थिंग। दूसरा ओरली और इन राइटिंग। तीसरा बिफोर मजिस्ट्रेट। चौथा विद अ पर्पस टू टेक एक्शन अंडर दिस कोड, मतलब दिस कोड मतलब सीआरपीसी। यही पर्पस होता है एफआईआर में। आप एफआईआर क्यों लिखाते हैं? आप एफआईआर इसीलिए लिखाते हैं, एफआईआर में भी आप शिकायत करते हैं इस पर्पस से कि उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ ने एफआईआर लिखाया है, उस व्यक्ति को सीआरपीसी के तहत दंडित किया जा सके। वही कंप्लेंट केस का है। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग बिफोर अ मजिस्ट्रेट with a view to taking action under this code. That person, whether known or unknown, has committed an offence, but does not include a police report. The complainant जो है शिकायतकर्ता एलिगेशन लगाता है, मौखिक चाहे लिखित, मजिस्ट्रेट के सामने, इस उद्देश्य से कि उस व्यक्ति के सामने, उस व्यक्ति चाहे नोन हो या अननोन हो उनको दंडित किया जाए। लेकिन कंप्लेंट के तहत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। पुलिस रिपोर्ट तो एफआईआर का रिजल्ट है 173(2) में, बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट भी क्या होती है? पुलिस रिपोर्ट में भी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने लिखित रूप से आरोप लगाती है कि इन व्यक्तियों ने ये काम किया है और इनको दंडित किया जाए। तो पुलिस रिपोर्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंप्लेंट बोलते हैं आप, लेकिन सेक्शन 2D वाला कंप्लेंट नहीं है वो। तो पुलिस रिपोर्ट भी जो पेश करती है पुलिस, वो मजिस्ट्रेट के सामने ही पेश करती है, लिखित रूप से पेश करती है, जिसका पर्पस होता है कि मजिस्ट्रेट इस सीआरपीसी के तहत उस व्यक्ति को दंडित करे। लेकिन वो एफआईआर का पर्पस है, एफआईआर पुलिस रिपोर्ट। सेम चीज कंप्लेनेंट है, लेकिन कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। पुलिस रिपोर्ट एक अलग व्यवस्था है और कंप्लेंट एक अलग व्यवस्था है। दोनों का पर्पस एक ही है। दोनों का पर्पस ये है कि मजिस्ट्रेट के सामने दोनों लोग शिकायत करते हैं कि इन व्यक्तियों ने ये अपराध किया है और इनको इस सीआरपीसी के तहत दंडित किया जा सके। लेकिन सिस्टम अलग है, पर्पस दोनों का एक ही है। तो कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट दोनों ही वह व्यवस्था है सीआरपीसी में जो कि आपराधिक प्रक्रिया को मोशन में लाती हैं और हमारा सीआरपीसी एक्शन में आता है। दिस इज अ कंप्लेंट। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए, तो ध्यान से पढ़िएगा एक्सप्लेनेशन। अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर
In a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be a complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be a complainant. एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है? अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस कोई रिपोर्ट पेश करती है जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, असंज्ञेय अपराध है, तो वह कंप्लेंट माना जाएगा और पुलिस ऑफिसर कंप्लेनेंट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 154 में क्या है? 154 में जबकि आप संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस की शिकायत एफआईआर में की जाती है 154 में, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगता है कि वो संज्ञेय अपराध नहीं हुआ है, कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, असंज्ञेय अपराध हुआ है, और पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो वह पुलिस की रिपोर्ट क्या माना जाएगा? एक केस ही हो गया आपका। दूसरा 155 में आइए, 155 में आइए। 155 में क्या है? एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट पेश की जाती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की शिकायत 155 में की जाती है, और 155 में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है अगर मजिस्ट्रेट आदेशित करे। 155 में पुलिस स्वयं इन्वेस्टिगेट नहीं करती है। 155 में पुलिस को डायरेक्शन अगर देगा मजिस्ट्रेट तभी इन्वेस्टिगेट करेगी। अब इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस अपनी एक रिपोर्ट पेश करती है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। तो 155 में जो इन्वेस्टिगेशन होगा और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस निकल कर आता है पुलिस के अनुसार, तो वह इन्वेस्टिगेशन पुलिस की वह रिपोर्ट 155 वाली कंप्लेंट केस माना जाएगा, जैसा कि डिफाइंड है, और परिवादी कंप्लेनेंट जो है वह पुलिस ऑफिसर माना जाएगा। तो एक सिस्टम आपका 154 में है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर लिखा गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि वह नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस रिपोर्ट पेश करेगी। तो ये पुलिस रिपोर्ट क्या कंप्लेंट मानी जाएगी और क्या पुलिस ऑफिसर कंप्लेनेंट माना जाएगा? एक चीज। सेम प्रक्रिया 155 में भी है। 155 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना व्यक्ति ने दी, मजिस्ट्रेट ने आदेश किया, इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पाया गया कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है, वह भी कंप्लेंट केस माना जाएगा और पुलिस ऑफिसर कंप्लेनेंट माना जाएगा। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। सेक्शन 2D का महत्व क्या है? फिर सेक्शन 200 पर आइए। सेक्शन 2D के बाद सेक्शन 200 लिख लीजिए। सेक्शन 200, 201, 202, 203। सेक्शन 2D की कार्रवाई कैसे होगी? सेक्शन 2D के बाद सेक्शन 200, सेक्शन 201, 202, 203 ये कंप्लेंट में प्रोसीजर है। और पुलिस केस में क्या है? एफआईआर में क्या है? 154, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन 173(2) की रिपोर्ट, और फिर आपका 204।
अगर संज्ञान लिया जाता है तो। अब जरा लिखिए जरा, तो क्रम लिखिए। तो सेक्शन 2D, फिर लिखिए 155, 156(3), सेक्शन 200, 201, 202, 203। अब यहां लिखिए वेयर डज 190 विल कम। भाई संज्ञान लेंगे तभी तो 190 इस चेन में कहां पर आएगा। और मजिस्ट्रेट को लगता है कि अपराध हुआ है तो फिर वह समन करेगा आरोपी व्यक्ति को। देखिए सेक्शन 204, ये कंप्लेंट केस की प्रक्रिया है। अब दूसरा है ये पुलिस केस 154, फिर आपका 2H, फिर 2R, 156(3), 173 ब्रैकेट में 2, 173 ब्रैकेट में 8, 190, और अगर संज्ञान लिया गया कि आरोपित और आरोपित दिखाई पड़ गए हैं तो फिर 204 में समन या वारंट इशू करता है ट्रायल के लिए। तो इन दोनों लाइन को आपको समझना पड़ेगा। पूरा क्रिमिनल लॉ ट्रायल का यही प्रोसीजर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉग्निजेंस 190। उसमें 4 तरीके हैं, एक कंप्लेंट केस पर, एक पुलिस केस पर, एक किसी अन्य व्यक्ति की सूचना पर, या जज स्वयं। तो जो लास्ट 2 वाले हैं तो बहुत कम होते हैं। मेनली केसेस चलते हैं आपके या तो कंप्लेंट केस या पुलिस केस। तो कंप्लेंट केस का पूरा सिस्टम आपको समझना पड़ेगा, पुलिस केस का पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा। ये ट्रायल का प्रोसीजर है। तो कल जो है आप लोग आएगा तो बाकायदा पढ़ के आइएगा सेक्शन 2D के बारे में। फिर जो मैंने बताया आपको, सेक्शन 2D में कंप्लेंट करता है व्यक्ति, उसके बाद फिर सेक्शन 200 में कंप्लेंट का फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में करेगा, फिर मजिस्ट्रेट के एक्शन लेगा 201, 202, 203, और संज्ञान लेगा तो फिर 204। उसके बाद सब बराबर हो जाता है। तो कंप्लेंट केस में संज्ञान, मैंने पहले कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है इसी स्टेप को हम कंप्लेंट संज्ञान कॉग्निजेंस मानेंगे, लेकिन विदाउट कॉग्निजेंस 204 नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने सेक्शन 200 में कंप्लेंट किया, सीधे मजिस्ट्रेट कन्विंस हो जाता है, 204 में समन इशू कर देता है, मीन्स कॉग्निजेंस ले लिया उसने। समन इशू करना ही क्या होगा, जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड विथ पर्पस टू इनिशिएट जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो इसी बात को, जो प्रोसीजर की वाली बात है वो यही है पूरा, इसी हमको समझना है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। बाकी तो कंप्लेंट केस में आपका सेक्शन 2D, फिर 200, 201, 202, 203, उसके बाद 204 आपका। और जो 2D का एक्सप्लेनेशन है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आता है, पुलिस किसी चीज में इन्वेस्टिगेट करती है और पाती है कि तो संज्ञेय अपराध नहीं है, तो वही कंप्लेंट मान लिया जाएगा। और पुलिस इन्वेस्टिगेट कब करती है, FIR पर। और संज्ञेय अपराध आता है तो पुलिस रिपोर्ट, और फिर 204 आपका स्टार्ट हो जाता है। तो 2 लाइन ऑफ एक्शन है। अभी जब हम लोग 1-2 बार और डिस्कस करेंगे
और आप एक दो बार किताब में पढ़ लेंगे, बेयर एक्ट पढ़ लेंगे, तब सारा पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रोसीजर आपका यही है कि उसका मेजर मेजर टॉपिक्स होते हैं: कॉग्निजेंस, इन्वेस्टिगेशन, बेल, अपील, ये सारी चीज़ें मोटे मोटे चीज़ें हैं। बट प्रोसीजर जो ट्रायल वाला है वो यही है, इसको कि आपको कंसेप्ट समझना है। अरेस्ट का मेजर टॉपिक्स: इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, कॉग्निजेंस, कंप्लेंट, बेल, अपील, ये सारी बातें। और ट्रायल, तो ये दो बातें जो मैंने दो सेक्शन लिखा है जिस डायरेक्शन में, आज लिखा है कुछ और जो कल लिखाए थे, ये सारी बातें एक बार आज पढ़ लीजिएगा पूरा, चाहे भले ही केवल बेयर एक्ट से, लेकिन सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। तो जो हम लोगों ने क्लास कल किया है और जो आज किया है वो फिर हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, तब जाके आपका आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? यस, द लेक्चर यस्टरडे आई रिकॉर्डेड बट कुड नॉट सेव इट। तो कल का लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, रिकॉर्ड तो हुआ लेकिन सेव नहीं हो पाया। वो मुझे कि मैंने सेव कर लिया कि सेव नहीं कर पाया, इसलिए अपलोड नहीं हुआ। अदरवाइज मैंने अपलोड कर लिया था, क्योंकि जानकारी मुझे थी कि कुछ लोग कल नहीं आ पाए थे। कोई नहीं, दैट विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। जो भी क्लास में एक्ट्स यहाँ चलेंगे वो आपको रट जाना, निश्चिंत रहिए इस बात से। समझने वाला प्रोसेस जारी करना है आपको। तो समझने वाली प्रक्रिया वही है जो मैं डेली कह रहा हूँ, वो आपको करते रहना पड़ेगा। जो सवाल 20 बार लिखने को कहा जा रहा है वो 20 बार लिखिए उसको। अल्टीमेटली देयर हैज टू बी वैल्यू एडिशन इन योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। उसको आप फॉलो कर दीजिए। जब कहा जाए सेक्शन रटिए तो सेक्शन रट के आइए, जब कहा जाए लिख के आइए तो लिख के आइए। लिखने से वो आपका रिफाइनमेंट होगा, जैसे कल स्टूडेंट्स ने कुछ ने लिखा था। और किसी को कोई? चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। विल मीट अगेन टुडे इन द इवनिंग एट 9।